वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपने पिछली क्लास में चैप्टर 15 क्लास 9th का हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज स्टूडेंट। और हमने आपको जो है पिछली क्लास में आपको क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के जो फैक्टर्स है वो सब आपको बता दिए थे। हायर यील्ड कैसे आपको ऑब्टेन करनी है, बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करना है, इम्प्रूव वैरायटी और वाइडर एडेप्टिविटी किस तरह से आपको ऑब्टेन करनी है, ये आपको बता दिया था। साथ ही साथ आपको जो है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन वगैरह भी जो है आपको मैंने कंप्लीट बता दिया था स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग जो है इसमें मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन वगैरह को फिनिश कर लेते हैं और जो है इस चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी जो है ड्राफ्ट वगैरह के बारे में आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है आपको ड्राफ्ट क्या है, जब सूखा पड़ता है तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, जैसे कि हमने जो है इरिगेशन के बारे में पिछली बार बताया था। तो ड्राफ्ट क्या है, अकर बिकॉज ऑफ स्कैरिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, ड्रॉप पोजेज ए थ्रेट टू रेन फीड फार्मिंग, है ना। जो रेन पे जो डिपेंड फार्मिंग है उसको काफ़ी नुकसान होगा। वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज़ इरीगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली फॉर रेन, लाइट सोइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है लाइट सोइल में। इन एरियाज विद लाइट सोइल क्रॉप गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉप कंडीशन। तो अगर वहाँ पे अगर अच्छे बारिश नहीं होगी, वहाँ पे ड्रॉप की कंडीशन रहेगी, तो हमारी जो फसलों को है काफ़ी वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो साइंटिस्ट हैव डेवलप सम क्रॉप्स वैरायटी विच टॉलरेट ड्रॉप कंडीशन। तो आज के टाइम जो है साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी फसलें जो है बनाई है जो कि आपके जो ड्रॉप की जो कंडीशन है उसको भी कुछ हद तक वो सहन कर सकती है स्टूडेंट। चलिएगा, तो हम लोग अपने नोट्स की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इसमें अब हमें कितना जो है कवर हम कर चुके हैं। तो देखिए, रिवोल्यूशन वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, वाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन। साथ के साथ मैंने पिछली क्लास में आपको जो है क्रॉप सीजन्स भी बताए थे। क्रॉप सीजन्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडिया में जो है जनरली 3 क्रॉप सीजन्स आपके होते हैं, ठीक है। रबी सीजन, जायद सीजन और आपका जो है खरीफ सीजन आपके होते हैं। तो जायद में जो है मार्च टू जून होता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बनाना, ककम्बर वगैरह की इसमें जो है खेती की जाती है। इसी तरीके से खरीफ वगैरह बता दिए थे। फर्टिलाइज़र का मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइज़र जो है केमिकल कंपाउंड होते हैं। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करके चलते हैं। केमिकल कंपाउंड विच आर एडिड टू सोइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, दे कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें जो है डिफरेंट केमिकल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। दे सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिसको मैंने बोला था NPK सप्लाई करते हैं फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो जनरली इसका एग्जांपल यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब आपका जो है नाइट्रेट फैमिली से है। अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये सब आपका जो है पोटेशियम फैमिली से है। इसी तरीके से सुपर फॉस्फेट और एमोफॉस्फेट वगैरह भी जो है एज ए फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्स में फर्टिलाइज़र वगैरह भी आपको जो है कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसी तरीके से देखिए, आपको न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो एयर से हमें कार्बन और ऑक्सीजन रिसीव होता है, वाटर से हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मैक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो आपको कम क्वांटिटी में चाहिए उसमें आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मेलाबेडिन और क्लोरीन आपका इंक्लूड होता है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है मिक्स क्रॉपिंग वगैरह को जो है स्टूडेंट, जनरली हमारे जो क्रॉप पैटर्न है उसमें आपका जनरली जो है 3 टाइप का क्रॉप पैटर्न जो है इंडिया में, ठीक है, देखने को मिलता है। तो डिफरेंट पैटर्न आर यूज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन फ्रॉम क्रॉप फील्ड का या क्रॉप यील्ड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग जो है मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं या क्रॉप रोटेशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, ग्रोइंग 2 और मोर 2 क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें जो है एक साथ उगाई जाती हैं सेम पीस ऑफ द लैंड पे। जैसे वीट और ग्राम को हम एक साथ उगा सकते हैं, वीट और मस्टर्ड को एक साथ उगा सकते हैं, ग्राउंडनट और सनफ्लावर को हम जो है एक साथ जब उगा सकते हैं तो ये सब आपका जो है मिक्स क्रॉपिंग होगा। इसी तरीके से इंटरक्रॉपिंग होता है, 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। इसमें आपका जो है एक किसी डेफिनेट पैटर्न में जब हम लोग ग्रोन करते हैं फसलों को तो वो आपका होता है इंटरक्रॉपिंग। तो फी रोव्स ऑफ वन क्रॉप फॉलोड बाय फी रोज ऑफ अदर क्रॉप। तो इसमें देखिए पूरा एक पैटर्न के साथ हम उगाएंगे, जैसे सोयाबीन प्लस मेजी हम उगा सकते हैं, फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा हम उगा सकते हैं, काउपी यानी कि लोबिया को हम जो है एक साथ उगा सकते हैं। तो फिंगर मिलेट प्लस काउपी जो है आपका एक इंटरक्रॉपिंग क्रॉप है, सोयाबीन प्लस मेजी भी आपका इंटरक्रॉपिंग क्रॉप है। इसी तरीके से हम चाहें तो
क्रॉप रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जब आप कोई भी फसल उगा रहे हो तो आपको जो सेकंड फसल उगानी है उसके बीच में आपको जो है 1 बाय 1 किसी फसल को जो है रोटेट करना है। तो देखिए, क्रॉप रोटेशन इज ए पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर ऑन द सेम फील्ड। इफ़ सम क्रॉप्स इज ग्रोन अगेन एंड अगेन ऑन द सेम फील्ड, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल से जो है टेकअप किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो वी शुड चूज़ डिफरेंट क्रॉप सो डैट न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल जो है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो क्रॉप रोटेशन भी काफ़ी वहाँ पे हेल्पफुल होता है स्टूडेंट। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के डिफरेंस को भी। तो पहले हम यहाँ पे इसका एडवांटेज देख लेते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है अगर आप कोई भी क्रॉप आपका जो है मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन यूज़ करते हैं। इट कंट्रोल पेस्ट एंड वीड्स को ये कंट्रोल करता है। सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद वन सॉइल प्रिपरेशन। तो एक ही सॉइल की प्रिपरेशन में आप जो है कई फसलें एक साथ उगा हम सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसका जो है डिफरेंस वगैरह इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए, मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में काफ़ी बच्चों को जो है डाउट रहता है और काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको जो है ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में हम जो है डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मिक्स क्रॉपिंग जैसे मैंने बताया, इट्स मेन टारगेट इज़ टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर इसमें होता है। इंटर क्रॉपिंग में आपका इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द फील्ड के लिए हम इंटर क्रॉपिंग करते हैं। सीड्स ऑफ बोथ क्रॉप आर मिक्स बिफोर सोइंग। तो बीज को जब सीड को हम लोग बोते हैं तो उससे को पहले ही हम लोग जो है मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे सीड्स ऑफ टू क्रॉप आर नॉट मिक्स, डैट इज दे शोन सेपरेटली अकॉर्डिंग टू पैटर्न। उनको अलग अलग बोया जाता है। इसी तरीके से पैटर्न ऑफ रो, इसमें कोई भी डिफाइन नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है। इसमें पैटर्न ऑफ रो डेफिनेट होता है। सेपरेटली हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग यहाँ पे कर पाना इम्पॉसिबल होता है मिक्स क्रॉपिंग में। बोथ हार्वेस्टिंग एंड क्रॉपिंग इज सेपरेटली या ईजिली डन यहाँ पे हम कर सकते हैं। स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड फॉर पेस्ट कंट्रोल टू इंडिविजुअल क्रॉप जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क होगी। देखिए, मान लीजिए कोई भी 2 फसलें हुई, अब उसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इज ईजी टू इंडिविजुअल क्रॉप में जो है आप ऐसा कर पाओगे। एग्जाम्पल मैंने जैसा अभी आपको बताया, तो वीट प्लस मस्टर्ड, बार्ली प्लस चिकपी, ठीक है, वीट प्लस ग्राम प्लस मस्टर्ड आप उगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया सनफ्लावर प्लस ग्राउंडनट, पर्ल मिलेट प्लस रेड ग्राम, सनफ्लावर प्लस ग्राम का आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। देखिए, मिक्स क्रॉपिंग ये आपका जो है मिक्स क्रॉपिंग क्रॉप है और दिस इज योर इंटर क्रॉपिंग क्रॉप। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है ना। टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीज कॉज बाय ऑर्गेनिज्म अदर फार्मिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप को बचाना डिसीज से, अदर कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसको इफेक्ट कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। फॉलोइंग मेथड आर यूज टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। तो जनरली हम लोग जो है पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ पे हम लोग फोकस करते हैं, और हम लोग जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन के टाइम पे जो है क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट हम लोग करते हैं स्टूडेंट। होपफुली ये सब समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो देखिए, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ कैसे करेंगे। तो पेस्ट जो है ये डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप्स और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम। तो पेस्ट आर डिफरेंट टाइप, जैसे वीड्स पेस्ट हो सकते हैं। दे आर अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड, जैसे जैंथियम, अभी और इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। इसी तरीके से इंसेक्ट, दे कैन हार्म प्लांट्स इन द फॉलोइंग वे। दे कैन कट द रूट स्टम, है ना, जो प्लांट की रूट स्टम या लीफ को कट कर सकते हैं। दे कैन सक द सेल सेप, है ना, सेल का जो सेप होता है, प्लांट का जो तना होता है, उसको ये सक कर जाते हैं फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट को, जिससे उसको काफ़ी नुकसान होगा। इसी तरीके से पैथोजेंस, एनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस विच कॉजेज डिसीज इन प्लांट, इसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर, सॉइल से वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो ये भी जो है फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसी तरीके से जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन के टाइम पे फॉर गेटिंग सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर, दे आर स्टोर इन सेफ स्टोरेज, है ना। अगर हमें जो है फसल अपनी प्रॉपर टाइम पे चाहिए और उसको आगे फ्यूचर के लिए बचाना है, तो हमें सेफ स्टोरेज करना पड़ेगा। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन दे कैन बी डिस्ट्रॉयड और वेस्टेड बाय द फॉलोइंग मीन। तो यहाँ पे कुछ बायोटिक प्रॉब्लम हो सकती है, अबायोटिक प्रॉब्लम होती है। बायोटिक प्रॉब्लम में आपकी लिविंग थिंग से होने वाली प्रॉब्लम है, अबायोटिक थिंग आपकी जो है नॉन लिविंग थिंग से होने वाली प्रॉब्लम है स्टूडेंट। तो देखिए, ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंगी से जो प्रॉब्लम होगी, दे ऑल आर बायोटिक प्रॉब्लम्स। अबायोटिक प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे मॉइस्चर से आपकी फसल खराब हो सकती है, या स्टोरेज खराब हो सकता है, इन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर से भी ऐसा हो सकता है, या अदर जो कंडीशंस है, जैसे उसको स्टोर ठीक से नहीं किया है,
कुछ कंटेनर की प्रॉब्लम्स है, तो वो सब आपकी जो है अबायोटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दिस फैक्टर अफेक्ट क्वालिटी को इफेक्ट करेगी, डिग्रेडेशन करेगी, लॉस इन वेट करेगा, या चेंज इन कलर, या पुअर जर्मिनेशन कैपेबिलिटी जो है उसकी वो कम कर देगा, यानी कि उनका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपका जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स वहाँ पे वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स पॉइंट हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन को ही हम शॉर्ट में जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर इनटू द वैरायटी ऑफ सीड्स, है ना, सीड्स की वैरायटी में जीन्स का चेंज करके और अच्छे डिज़ायर के करेक्टर को इंक्लूड करना ही जेनेटिक मैनिपुलेशन है। हालांकि इंडिया में इस पे जो है काफ़ी विवाद पिछले कुछ सालों में चल रहा है, क्योंकि जेनेटिक मैनिपुलेशन में जीन्स के चेंज होने से आपकी जो फसलें हैं वो बनाई जाती है, जो कि ह्यूमन को जो है काफ़ी हद तक इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने समझाया है, नेम द मेथड बाय विच जेनेटिक मैनिपुलेशन इज डन। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन डन बाय हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हैं, म्यूटेशन यानी कि जीन्स के चेंज करने से कर सकते हैं, पॉलीडी से कर सकते हैं, डीएनए चेंज से कर सकते हैं, या डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्निक का यूज़ करके कर सकते हैं। बाकी मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको पिछली क्लास में बताया था और उसकी टाइप्स हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आपका इंटरवेरेस्टियल हो सकता है, जिसमें क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटी हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, जिसमें क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस में आपका हो सकता है। इंटर जेनेरिक में आपका क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जेनेरिया आपका हो सकता है। तो देखिए अब हम लोग जो है वीड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो वीड्स मैंने बताया दे आर अनवॉल्वेड प्लांट विच कम्पीट विद क्रॉप्स एंड प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट, सनलाइट एंड वाटर के लिए जो है अपनी फसल के साथ में कम्पीट करते हैं, यानी कि उनसे जो है कंपटीशन करते हैं। तो इससे जो आपकी क्रॉप की जो वैरायटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो दे रिड्यूस क्रॉप फील्ड। तो जनरली हम लोग जो वीड्स का एग्जांपल देखते हैं, जैसे को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट, यानी कि ठीक है ये पौधे हैं। तो जैसे जैंथियम जिसको हम लोग गोखारो बोलते हैं, पेरेंथियम जिसको हम गाजर घास बोलते हैं, मोथा, एमेरेंथस और विल्डोट और ग्रास, दे ऑल आर कॉमन वीड्स प्लांट। तो इनको जो है हमें खेत से हटाना पड़ेगा। तो कई बार हटाने के लिए हम लोग जो है कुछ दवाओं का भी यूज़ कर सकते हैं, या जनरली उसको जो है हैंड पिकिंग मेथड से भी अलग कर सकते हैं, या हल चला के भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम्स मैंने आपको जो है वीड्स का दिखाया है, विल्डोट वगैरह बताया, क्लेडोफोरा वगैरह मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो देखिए इसी के साथ हम लोग जो है मैंने जैसे अभी बताया आपको कुछ पेस्ट कंट्रोल भी करते हैं अपनी फसलों में। तो देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच कोज कंसिडरेबल डैमेज टू क्रॉप प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड पेस्ट। पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस जनरली हम लोग यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट, इसको हम लोग जो है पेस्टिसाइड बोलते हैं। इसलिए हमें जो है पेस्ट का जो है काफ़ी ध्यान से यूज़ करना चाहिए और कम से कम क्वांटिटी में करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। द पेस्ट में इंक्लूड इंसेक्ट्स के लिए हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, निमोटोड्स को मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्नेल्स को, या बर्ड्स या रोडेंट्स चूहे वगैरह या वगैरह को मारने के लिए हम लोग जो है पेस्ट कंट्रोल करते हैं। तो एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको दोबारा। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू प्लांट, इनको हम पेस्ट कहेंगे। पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस का हम इसमें यूज़ करते हैं, तो ये आपका इंसेक्ट, निमोटोड या बर्ड्स या रोडेंट वगैरह के लिए होता है। तो जनरली हम लोग पेस्ट कंट्रोल में डीडीटी का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। BHC इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका हम यूज़ करते हैं। हालांकि ये दवाएं इस टाइम जो है काफ़ी बैन कर दी गई हैं, क्योंकि इन दवाओं का असर ना सिर्फ ह्यूमन पे बल्कि जो भी आपका प्लांट्स या एनिमल पे डिपेंडेंट जो भी ऑर्गेनिज्म हो उन पे काफ़ी जो है बुरा असर पड़ा है। इसलिए इन दवाओं को बैन कर दिया गया है, या है भी तो इनकी क्वांटिटी को काफ़ी डिल्यूट किया गया है। तो यही मैंने समझाया, दीज आर पेस्टिसाइड यूजुअली स्प्रेज ऑन द क्रॉप्स फॉर सुटेबल पीरियड। द पेस्टिसाइड जनरली दो टाइप का होता है, एक इंसेक्टिसाइड होता है, एक फंगिसाइड्स होता है। तो इंसेक्टिसाइड में DDT, BHC, जिंक फॉस्फेट, सल्फर वगैरह इंक्लूड होता है, जो कि इंसेक्ट्स को मारने में यूज़ होता है। फंगिसाइड्स में कॉपर ऑक्सीक्लोरेट, EDB, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड वगैरह हम लोग जो है यूज़ करते हैं। तो कुछ हम जनरल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पेस्ट कंट्रोल में हमारे काम आ सकता है। तो ये क्या क्या मेथड्स हैं, जैसे हम लोग जो जनरली अपनी जो प्लगिंग करें वो समर प्लगिंग करें। जब हम समर प्लगिंग करेंगे तो गर्मियों के समय में अगर हम प्लगिंग करेंगे तो उससे आपका जितना भी इंसेक्ट्स वगैरह है वो मर जाएंगे, या रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप का हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कुछ एग्जांपल ऑफ डिसीज जो कि यहाँ से पैथोजन से हो सकता है, जैसे ब्लास्ट डिसीज इन पैडी या राइस में हो सकता है,
रस्ट इन वीट हो सकता है, स्टम या रोट इन द पिजन पी यानी कि मूंग दाल में हो सकता है, विल्ड डिसीज इन चिक पी आपका हो सकता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसी तरीके से कुछ सीड बोर्न डिसीज़ भी हो सकते हैं, जैसे सीड से होने वाले डिसीज़ हैं जो कि सीड से फैलते हैं, जैसे रोट ऑफ शुगर कैन, बैक्टीरियल फ्लाइट, एयर से होने वाले डिसीज हो जो कि एयर के थ्रू होता है, ठीक है, जैसे कॉफ़ी रोस्ट, व्हीट रोस्ट या ब्लास्ट ऑफ राइस, ये सब डिसीज या एयर से होने वाले डिसीज होते हैं, जैसे स्मट ऑफ बाजरा डिसीज जो है एयर से होने वाला डिसीज। और यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम के साथ आपको जो है यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से ये इंसेक्ट्स वर्क करते हैं, किस तरह से ये दिखते हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें राइस मोथ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, पल्स बीटल के बारे में बताया हुआ है, रेड ग्रीन बीटल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए तरीके से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैज़ देयर ओन डिसएडवांटेजेस। जैसे मैंने आपको बताया, दे कोज पोल्यूशन, डैमेज सॉइल फर्टिलिटी इन लॉन्ग रन टाइम में जो है उसको काफ़ी सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाएंगे। ग्रेन फ्रूट वेजिटेबल ऑब्टेन मे कंटेन हार्मफुल केमिकल इन स्मॉल अमाउंट, तो वो उसमें जो है हार्मफुल केमिकल भी प्रेजेंट रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग सिस्टम होता है विद नो और वेरी लिटिल यूज़ ऑफ द केमिकल्स हम यहाँ पे करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कम से कम हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसी तरीके से स्टूडेंट, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, डिफरेंट वे टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स बिफोर दे स्टोर इन द फ्यूचर, तो यहाँ पे आपको देखिए बताया हुआ है, जैसे हम जो है किसी भी, ठीक है, फूड स्टोरेज ग्रेन को स्टोर करने से पहले उसको सुखा सकते हैं। तो फूड ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन वहाँ पे रखे जाए। ग्रेन मस्ट बी नॉट कंटेन इंसेक्ट, द गोडाउन शुड बी क्लीन वेल, द क्रैक्स ऑफ द रूफ एंड ऑन द वॉल्स एंड फ्लोर शुड बी सील कम्प्लीटली। फ्यूमिगेशन उसमें किया जाए, गोडाउन और स्टोर में प्रॉपरली स्प्रे किया जाए फ्यूमिगेंट्स का। स्पेशली सीड्स आर ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड से उनको ट्रीट किया जाए या फंगिसाइड से उनको ट्रीट किया जाए। इसी तरीके से स्टोरेज डिवाइस, क्लीन एंड ड्राइड स्टोरेज डिवाइस हमको वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। गनी बैग्स या प्रॉपर बैग्स का यहाँ यूज़ करना चाहिए। एयर टाइट, मॉइस्चर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिवाइस का हम वहाँ पे यूज़ करें। डेवलप बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो है हम उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कुछ अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे वर्क करती है, जैसे FCI वगैरह, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टोरेज डिवाइसेस जो है प्रिपेयर करते हैं और काफ़ी अच्छे जो है उनके गोदाउन रहते हैं, ठीक है। तो उसको हमें जो है यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट। चलिए, तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल्स को पालना। देखिए, किसान के पास सारे साल या पूरे साल तो खेती करने के लिए काम रहेगा नहीं, उसको खेती जो करनी है वो कुछ ही टाइम तक खेती करनी है, 3 महीने 4 महीने उसको वर्क करना है, उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। तो उस फ्री टाइम का वो कैसे यूज़ कर सकता है? तो वो एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है, अदर डिवाइस उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है, जैसे मुर्गी पालन वगैरह वो वहाँ पे कर सकता है, कैटल फार्मिंग वगैरह वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो उससे जो है वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। दूसरा, इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको भी वो जो है अपने खेत में यूज़ कर पाएगा स्टूडेंट। तो देखिए, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट इज़ ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इन ए एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम देम। तो एनिमल को पालना, साइंटिफिक मैनेजमेंट से पालना और उनका इफ़िशिएंट वे में यूज़ करना फूड और अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को रिसीव करने के लिए। तो कैटल फार्मिंग का मेनली पर्पज़ क्या है? फॉर गेटिंग मिल्क, फॉर प्लगिंग फील्ड, यानी कि फील्ड को प्लग करने के लिए कई बार बैलो वगैरह का यूज़ करते हैं, और बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जनरली इंडिया में 2 ही टाइप का आपका कैटल फार्मिंग होता है, या तो काऊ के लिए जिसमें बोस इंडिसस होता है, या बफलोस, बोस, बेबुलस का हम लोग जो है यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ये आपका साइंटिफिक नेम यहाँ पे गिवन है। जैसे काऊ के लिए बोस इंडिसस वर्ड यूज़ होता है, बफलोस के लिए बोस बेबुलस वर्ड यूज़ होता है। और जनरली हम जो है, ठीक है, हालांकि ऊँट वगैरह का पालन भी इंडिया में किया जाता है, तो हम जनरली इसमें मिल्क एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इंक्लूड मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, तो मिल्क देने वाले एनिमल्स जिसमें फीमेल कैटलिंग की जाती है उसका हम यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट एनिमल में जो है ऐसे एनिमल का यूज़ किया जाता है जो कि मिल्क नहीं देते हैं, तो इसको जो है एग्रीकल्चर वर्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली इसमें लैक्टेशन पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट। द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग बर्थ ऑफ यंग वन एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। देखिए, पशु किसी पर्टिकुलर समय में कितने टाइम तक दूध देगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है आपका बर्थ ऑफ द यंग वन से, और आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम तक जितना वो दूध का ड्यूरेशन रहेगा उसको हम जनरली लैक्टेशन पीरियड कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, चलेगा। तो लैक्टेशन पीरियड में आपको याद रखना है मिल्क एनिमल के लिए ही ये लैक्टेशन पीरियड होगा।
इसी तरीके से आप कुछ केयर जो हमें कैटल्स में की जानी चाहिए, तो वो क्या क्या होती है, जैसे प्रॉपर क्लीननेस होनी चाहिए, ठीक है, क्लीननेस पूरे अच्छे तरीके से होनी चाहिए। रूफ शेल्टर विद गुड वेंटिलेशन उसमें होना चाहिए, जिससे जो हम प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट और कोल्ड से उनको बचा सके। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल ये भी किया जाना चाहिए, साफ़ सफाई की जानी चाहिए। दूसरा, उनका जो शेल्टर होता है उसमें वाटर लॉगिंग ना हो, ठीक है, तो स्लोपिंग फ्लोर भी जो है उनके लिए हमें बनाना चाहिए। तो ये कुछ जो है हमें सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो पशु है वो बीमार हो जाएंगे। उसमें जो है डिसीज़ कॉजिंग, ठीक है, जो आपका वायरस वगैरह है या बैक्टीरिया वगैरह है वो वहाँ पे ज़्यादा पनपेगा, तो उनमें जो है पैर और मुंह का खुरूज वगैरह का डिसीज़ भी वहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट। इसी तरीके से फूड वगैरह क्या हमें ध्यान रखना है, तो रफेज हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें आपका जो है कंटेनिंग फाइबर ज़्यादा होता है। कंक्रीट जो है प्रोटीन देने वाले फूड हमें उनको ज़्यादा देने चाहिए। फूड कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें विटामिन और मिनरल भी है, वो जो है मिल्क प्रोडक्शन जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करेगा। तो ऐसे जो है हमें चीज़ें, उन्हें फूड वगैरह भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट। तो रफेज और कंक्रीट को हम लोग जो है अपने नोट्स में देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में इसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस समझाया रफेज और कंक्रीट में। तो रफेज क्या होते हैं, इनमें लो वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम होती है। कंक्रीट में न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि रिच न्यूट्रिएंट होता है। ये फाइब्रस मटेरियल है, ये आपका सॉलिड मटेरियल है। इट इंक्लूड है, ठीक है, पाउडर या स्ट्रॉ जिसमें हरी सब्जी वगैरह, हरी सानी वगैरह आती है, तो उसका यूज़ जो है हम रफेज में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो है ऑयल केक्स जिसमें आपकी खली वगैरह, सीड्स वगैरह, ग्रेन वगैरह आपका कंक्रीट के अंदर आता है। इसके अलावा स्टूडेंट हम लोग जो है कुछ इंडिजीनियस यानी कि नेटिव इंडिया की ब्रीड्स काऊ और बफलोज की भी देख लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए सम इंडिजीनियस या नेटिव ऑफ इंडिया ब्रीड्स जो है काऊ और बफलो की मैंने बताई। जैसे काऊ की जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है वो रेड सिंधी और साहिवाल या गिर आपकी जो है, ठीक है, नस्लें। इसी तरीके से बफलोज की आपकी मुर्रा, महसाना और सूरती जो नस्लें ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दूध वगैरह देती हैं। तो मुर्रा जनरली पंजाब और हरियाणा की नस्लें, महसाना भी इसी तरीके से आपकी जो है, ठीक है, गुजरात वगैरह की नस्लें, सूरती भी गुजरात की आपकी नस्ल है। इनमें जो दूध देने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है और लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होता है स्टूडेंट। इसके अलावा आपका जो है NDRI जो है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है, ये भी जो है काऊ और बफलो की नई नई नस्लों पे वर्क करता रहता है और उनको जो है खोजता रहता है। बाकी कुछ सजेशन वगैरह भी ये प्रोवाइड करता रहता है स्टूडेंट। इसके अलावा आपकी एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ है जो कि आपकी फॉरेन कंट्री से आपको हमने रिसीव करी है। जैसे जर्सी जो ब्रीड है ये आइसलैंड ऑफ जर्सी USA से हमने लिया है। होस्टिलेशन फीजन ये हॉलैंड से हमने लिया है। ब्राउन स्विस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है हमने स्विट्ज़रलैंड से जो है एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काऊ को हमने लिया है। इसी तरीके से हमने खुद अपनी कंट्री की भी इम्प्रूव ब्रीड्स इन इंडिया भी हमने जो है डेवलप करी है, जिसमें आपका करन स्विस है, जिसमें ब्राउन स्विस और साहिवाल को हमने जो है इम्प्रूव ब्रीड के लिए हमने जो है यूज़ किया है। करन फ्राइज़ में हमने जो है होल्स्टीन फ्राइज़ का जो हमने यूज़ किया है। इसके अलावा और करन का भी हमने यूज़ किया है, साहिवाल का भी यूज़ किया है। फ्रेशी वॉल में हमने जो है होल्स्टीन फ्राइशन और साहिवाल फसल का नस्ल का हमने जो है यूज़ किया है। अब हम लोग जो है कुछ डिसीज़ के बारे में जान लेते हैं जो कि पशुओं वगैरह को हो सकता है। तो डिसीज़ कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन क्वांटिटी को घटा देता है। पैरासाइट्स जो हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग होस्ट होते हैं। ये जो है फूड ड्राइव करते हैं बॉडी ऑफ द होस्ट से, तो ये भी आपकी फसलों ये भी आपके जो है पशुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट जो है स्किन ऑफ द कैटल को, ठीक है, नुकसान पहुंचा के उसमें स्किन डिसीज़ कोज कर सकते हैं। इंटरनल पैरासाइट में वॉर्म्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट जो कि आपके जो है पशुओं के स्टमक या इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम होने वाली जो समस्याएं हैं उसको बढ़ा सकते हैं। साथ के साथ फ्लूक्स वगैरह जो है लीवर वगैरह को जो है डैमेज कर सकते हैं, लीवर की प्रॉब्लम को जो है बढ़ा सकते हैं। तो इन सब का भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए और टाइम टू टाइम जो हमें टीके वगैरह जो है अपने पशुओं को लगाने चाहिए। इसी तरीके से बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़, फैलने वाले डिसीज़ भी हो सकते हैं। दिस डिसीज़ कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। तो ऐसे डिसीज़ का भी हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी पशु का ऐसा कोई डिसीज़ हो गया है तो हमें जो है बाकी पशुओं से उसको अलग कर देना चाहिए, उसका खाना वगैरह पानी वगैरह जो है अलग कर देना चाहिए। तो डिसीज़ के ऊपर भी जो है अलग से हमें
फोकस करना चाहिए, तभी जो दूध की जो क्वांटिटी है वो आपकी अच्छी हो पाएगी, या जो पशु है आपका अच्छे तरीके से आपका काम कर पाएगा स्टूडेंट। चलिए तो हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज़ डन फॉर एग्स एंड मीट। तो ये जनरली आपकी एग और मीट के लिए की जाती है। ये जो हमें जनरली प्रोटीन वगैरह हमारी डाइट में प्रोवाइड करती है। तो जनरली बॉयलर्स और लेयर्स का हम यूज़ करते हैं। तो बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट, इसको हम लोग जो है बॉयलर्स कहेंगे। दे कैन बी यूज आफ्टर 6 to 8 मंथ ऑफ देयर बर्थ, हम इसको यूज़ करते हैं। लेयर्स जो हैं बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग, एग के लिए जो हम बर्ड्स का यूज़ करते हैं तो लेयर्स बोलते हैं। दे कैन बी यूज आफ्टर 20 वीक व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब वो अटेम्प्ट कर लेते हैं अंडे देना शुरू करते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं। टू मोस्ट ऑफ द बॉयलर्स एंड लेयर्स क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग जो है कराते हैं। तो एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक्स्ट्रा में हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए ब्रीडिंग हम लोग क्यों कराते हैं, तो ब्रीडिंग इज़ डन टू इनहेंस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन हैंस। इसमें जो है ये सब प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा। मोर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ चिक्स हमें मिलेगी, लो मेंटेनेंस रहेगा। ब्रीडिंग इज़ डन टू प्रोड्यूस ड्राफ्ट, ठीक है, यानी कि छोटे ड्राफ्ट बॉयलर्स हमें उससे मिलेंगे जो कि मीट गिविंग बर्ड्स हैं स्टूडेंट। फीडिंग कॉस्ट बिगेस्ट एक्सपेंस होता है पोल्ट्री फार्मिंग में। तो ड्राफ्ट बॉयलर्स जो है कम से कम फूड यूज़ करेंगे और 30% ऑफ कॉस्ट को भी वो कट करेंगे, और वो जो है टॉलरेट भी करेंगे, काफ़ी क्वांटिटी में जो हीट है उसको भी जो है टॉलरेट कर सकेंगे स्टूडेंट। चलिए तो हम जो है इसको थोड़ा सा नोट्स में से और देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ये तो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। तो पोल्ट्री ब्रीड्स में मैंने बताया जनरली 4 टाइप की ब्रीड्स इंडिजिनस फाउल्स के हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, जिसमें आपका एसल या इंडियन गेम जिसको बोला जाता है, ये जो है काफ़ी अच्छी पोल्ट्री ब्रीड्स है। केदारनाथ भी आपकी अच्छी पोल्ट्री ब्रीड्स है, छत्तीसगढ़ भी काफ़ी अच्छी पोल्ट्री ब्रीड है, और बुरसा भी आपकी जो है काफ़ी अच्छी ब्रीड्स हैं, काफ़ी फेमस ब्रीड्स हैं। आपको इसको याद रखना है, ये जो है हमें हाई क्वालिटी ऑफ मीट्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से कुछ फॉरेन या एक्जोटिक ब्रीड्स होती हैं। इट मीन्स वैरायटी ऑफ अदर कंट्रीज बीइंग पॉपुलरली यूज इन द कंट्री। तो ये फॉरेन है, इसमें आपका वाइट मिनोर्चा यूज़ होता है, वाइट लैंगनहॉर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेगहॉर्न, रोडी, आइसलैंड रेड भी जो है फॉरेन एक्जोटिक ब्रीड में काफ़ी यूज़ किया जाता है। बाकी ये जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ठीक है, ये सारी आपकी जो है इंडिजिनस फाउल्स की ब्रीड है, यानी कि हमारी अपनी कंट्री की ब्रीड्स है। बट आजकल जो है हम कई बार इनको इंटरक्रॉपिंग भी कराते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया बॉयलर्स आर चिकन यूज फॉर मीट, लेयर्स आर चिकन यूज फॉर एग्स। दे फीड फॉर बॉयलर रिच प्रोटीन, हमें उनको खाना देना चाहिए जिसमें एडेक्वेट अमाउंट ऑफ फैट हो, लेवल ऑफ विटामिन ए और के भी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। लेयर्स आर फीड विद विटामिन, मिनरल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट उनका देना चाहिए। दूसरा, इनमें लो मोर्टेलिटी बॉयलर्स होता है, दे हैव लो मोर्टेलिटी बॉयलर्स, दे हैव हाई मोर्टेलिटी एज कम्पेयर टू, ठीक है, बॉयलर्स। दे हैव वेरी फास्ट ग्रोइंग, ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। रेडी टू बी यूज आफ्टर 6 to 7 मंथ, मैंने बताया आपको। दे ले एग एंड एट द एज ऑफ 20 वीक्स तक जो है हमें ये अंडे देना शुरू करते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मच स्पेस एंड लाइट की इनको ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। प्रॉपर लाइटनिंग इनको जो है ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। इनको जो है काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, प्रॉपर फूड वगैरह और प्रॉपर लाइट वगैरह हम इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। आपको एक यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट की गिवन है, जिसमें आपको जो है काव से, एग से, मीट से और फिश से क्या क्या गिवन है। तो काव मिल्क में आपका 3.60 फैट होता है, कुछ प्रोटीन का कंटेंट है, कुछ शुगर, कुछ मिनरल का कंटेंट है। इसके अलावा आपका काउ मिल्क में B1, B2, B12, D और E विटामिन होते हैं। एग में आपका B2 to D विटामिन होते हैं। मीट में आपका B2 to B12 होता है। बाकी आप इसका कंटेंट वगैरह देख लीजिएगा जी, आप अपने आप से भी। फार्मिंग हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको कवर करा चुका हूँ, उनके रिक्वायरमेंट वगैरह बता चुका हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ के साथ आपको ड्राफ्ट और बॉयलर्स के बारे में बता चुका हूँ, और हम उनको जो है इंटरब्रीडिंग उनकी क्यों कराते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।